हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते आपके एग्जाम से आप कितना देर पहले ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है ना। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो भी 10 डे चैलेंज सीरीज है उन सबकी मैं वीडियोस लाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं ला पाया क्योंकि बीच में मेरी भी तबीयत खराब हो गई और ये काम जो है सारे गड़बड़ा गए। ठीक है ना। लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं था। लेकिन मैंने देखा जो T-4 फॉर्म है इस पे आप लोगों के काफी सारे डाउट्स आ रहे थे। तो आई होप वैसे तो अभी तक आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स से ये डाउट्स क्लियर कर चुके हो, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रह गया है तो इस वीडियो में हम फटाफट जो है सारे एक बार समझ लेते हैं। हो सकता है आप ये वीडियो रात को ही देख लो, सुबह जल्दी उठ के देख लो, या गाड़ी में जब आप स्कूल सेंटर अपने पहुंच रहे हो तब देखो। तो जब भी आप ये वीडियो देखो तो एक बार बस ध्यान से सुनिए ना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके दिमाग में पैनिक आ रहा है किसी भी क्वेश्चन को सुन के तो बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन दुनिया का प्रैक्टिस कर लोगे तभी जाके पेपर अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, वीडियो के एंड में मैं पेपर के लिए आपको एक चीज बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, एक सीक्रेट बताऊंगा, जिससे कि आप अपने पेपर को एक बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे और जरा सा भी उसमें घबराहट आपको नहीं होगी। तो पहले क्वेश्चंस हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग डायग्राम ये जो सेल्स हैं इनमें कौन से पार्ट से गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज होता है स्टोमाटा से, और वो हमारा जो ओपनिंग होती है सेल में वो यानी कि नीचे हमें फोर्थ पार्ट जो दिख रहा है वहां से हमारी गैसियस एक्सचेंज होगा। इसका आंसर हो गया D4। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारा फूड जो है सबसे पहले अमाइलेज के साथ जो है मिक्स होता है। ये चीज क्लियर है। फिर आगे है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम या जूस सिक्रीटेड इन लोकेशन 2, 6 एंड 8। तो देखो 2 क्या है, माउथ। माउथ में होता है हमारा सलाइवरी अमाइलेस, वही सबसे पहले उसी में होता है, सेकंड क्वेश्चन भी था। तो सेकंड में हो गया अमाइलेस। 6 में है लिवर, लिवर से आता है बाइल। और 8 है पेनक्रियास, पेनक्रियास से क्या आता है हमारा ट्रिप्सिन, है ना। हाँ, तो इसका ऑप्शन बी हो गया, अमाइलेस, बाइल और ट्रिप्सिन। माउथ में अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस, और लिवर में बाइल, और पेनक्रिया में ट्रिप्सिन। अच्छा, कुछ लोग ना कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमाइलेस माउथ में भी होता है और अमाइलेस जो है हमारा पेनक्रियास में भी होता है। तो यस, पेनक्रियाटिक अमाइलेस भी होता है और सलाइवरी अमाइलेस भी होता है, और ये दोनों काफी हद तक सिमिलर होते हैं। रिस्पॉन्सेज में देख रहा हूँ आप लोग लगातार जो है अभी भी करते जा रहे हैं। रात के 1 बज रहे हैं, देखो अब तुम लोगों को सो जाना चाहिए, कल पेपर है। अभी 5 मिनट पहले भी ये रिस्पॉन्स 750 थे, पिछले 5 मिनट में ही 10 रिस्पॉन्स आ गए हैं। चलिए, विच रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हमारा माउथ, उसके बाद हमारी फूड पाइप। फूड पाइप क्या होती है हमारी, ईसोफेगस, माउथ, फूड पाइप। उसके बाद खाना जाता है स्टमक में जहां पे HCl, म्यूकस और पेप्सिन रिलीज होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर इजेशन। तो माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द। तो हमने पिछले 2 फॉर्म्स में किया था कि जो हमारा वो होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जब हम बात करते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है। जब ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जब टूटता है, जब हमारा पूरा 6 कार्बन मॉलिक्यूल एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है, वो होता है साइटोप्लाज्म में। फिर जो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है यानी पाइरुवेट, ये टूटता है CO2 और H2O के अंदर। तो ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला साइटोप्लाज्म में और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये सवाल अलग है, ये कह रहे हैं जो पाइरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में अगर कन्वर्ट हो रहा है, किस ये कब होता है, ये काम तब होता है अगर ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिलती। तो ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो जाता है, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचता। इसका आंसर होगा ए, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अगला है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क
एक रिफ्लेक्स आर्क के सही कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखो ये समझना है, इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्स आर्क देखो क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क होता है, आपने किसी गर्म या ठंडी चीज को टच किया या कहीं भी ऐसा जो जैसे कुछ चुभ गया आपके हाथ में, तो क्या पैसेज होगा आपकी बॉडी में सेल्स का कि जो है आप अपना हाथ दूर हटा लो, वो रिफ्लेक्स आर्क का जो पाथ है वो क्या होगा। सबसे पहले आपके हाथ के जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें पता चला कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है, सबसे पहले आगे रिसेप्टर। फिर सेंसरी न्यूरॉन जो है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाएंगे, उन्होंने वो चीज वहां से पकड़ ली, सेंस कर ली और आगे लेके जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड को बताएंगे कि भाई इस इंसान ने कुछ गर्म छू लिया है, जल्दी कुछ करो। ब्रेन तक पहुंचेगी ही नहीं इंफॉर्मेशन तब तक, क्योंकि जब तक ब्रेन तक जाएगी तब तक बहुत लेट हो सकता है आपको हाथ जल जाए। स्पाइनल कॉर्ड खुद ही जो है रिले न्यूरॉन को बोलेगा कि चलो मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन आगे लेके जाओ। यानी सेंसरी न्यूरॉन के बाद एक्चुअली रिले न्यूरॉन भी आता है और फिर मोटर न्यूरॉन आता है। रिले का काम क्या है, इधर से पकड़ा और इधर पकड़ाना, जैसे रिले रेस होती है। तो मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन आगे लेके जाएगा और आपके मसल्स को देगा कि मसल्स हाथ को पीछे खींच लो। तो सबसे पहले रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, तो यहां आप स्पाइनल कॉर्ड बोल सकते हो, फिर मोटर न्यूरॉन और फिर मसल। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड में जब इंफॉर्मेशन जाती है तो वो ब्रेन तक भी पहुंचा देता है, ब्रेन को बता देता है कि ऐसा हुआ है, लेकिन काम मैं खुद ही कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क के लिए ब्रेन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन ब्रेन को पता चल जाता है, मैसेज जाता है उस तक। तो इसका आंसर हो गया रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, मसल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। मेन थिंकिंग पार्ट इज हिंड ब्रेन, नहीं, मेन थिंकिंग पार्ट होता है फोर ब्रेन। ठीक है ना। सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन, बिल्कुल सच बात है ये, ट्रू। इनवॉलेंटरी एक्शन लाइक सलाइवा, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला इन द हिंड ब्रेन, ये भी बिल्कुल सही बात है। सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, ये बात गलत है, हमने पिछले में डायग्राम से समझा था, वो 3D मॉडल से समझा था कि सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल करता है। तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट्स इज ड्यू टू। तो टेंड्रिल क्या होता है पहले वो समझो, कि एक कोई अगर पेड़ उग रहा है और उसको सपोर्ट की जरूरत है और साइड में कोई सपोर्ट है भी, तो वो सपोर्ट के ऊपर रैप करना शुरू कर देता है। ये आपने जरूर अपने घर के आसपास कभी ना कभी देखा होगा। ठीक है ना। तो ये किस वजह से होता है, ये देखो ऐसे होता है, अगर एक पौधा जो है वैसे उग रहा है और यहाँ एक सपोर्ट है, तो ये इस पे चला जाएगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि सपोर्ट के ऑपोजिट जो पार्ट है, यहां पे बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है प्लांट की, और इस तरफ जो है वो स्लो होती है। तो देखो, अगर इस तरफ जो है ग्रोथ स्लो हो रही है और इस तरफ जो है ग्रोथ फास्ट हो रही है, तो ये क्या होगा, ये इस तरफ को ऐसे बेंड हो जाए। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या है, इसका प्रॉपर आंसर है, ग्रोथ क्यों हो रही है, सेल डिवीजन की वजह से, यानी कि रैपिड सेल डिविजन्स इन टेंड्रियर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, जो सपोर्ट से दूर है वहां जल्दी जल्दी रैपिड सेल डिवीजन होगी, जल्दी जल्दी ग्रोथ होगी, तो वो सपोर्ट की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया हो। इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। हम इंसानों के अंदर जो भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं वो किसकी मदद से कंट्रोल होते हैं और चालू रहते हैं, एक हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, और जो भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उनकी मदद से, यानी नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम, ये दोनों आपको ना अच्छे से पता होने चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं अंदर ही अंदर, और ये कैसे होते हैं, डक्टलेस, यानी कि कोई इनकी अलग से वायरिंग नहीं है, कोई अलग से पाइपलाइन नहीं है। कोई ग्लैंड जब भी कोई हार्मोन रिलीज करता है तो सीधा ब्लड के अंदर डालता है, वो हार्मोन सीधा आपके ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होता है, जो आपके ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज कर रहे हैं बॉडी से बाहर, कुछ भी जब आपकी बॉडी से बाहर रिलीज हो रहा है, जैसे स्वेट, टीयर्स, ये सब एक्सोक्राइन के काम है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन समझ में आया, एंडोक्राइन माने बॉडी के अंदर, एक्सोक्राइन माने बॉडी के बाहर।
और जो एंडोक्राइन होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, उनमें डक्ट्स नहीं होते, सीधा ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। नेक्स्ट है पर्सन एक्स सफर्स फ्रॉम अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है जो ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करता है, वो इनका खराब है बेचारे का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पर्सन एक्स कंडीशन, यानी कि ये जो कंडीशन है इसका डायरेक्ट इफेक्ट उन्हें क्या दिख सकता है। तो क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है ये सीधा सीधा, तो इनसफिशिएंट ग्रोथ तो कुछ ना कुछ विजिबल उनके लाइफ में, उनकी बॉडी में होगी ही होगी। तो इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट है वो। रिदम्स ऑफ स्लीप इन आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, तो ये याद कर लो, पिनियल ग्लैंड। जो हमारी रिदम ऑफ स्लीप होती है या जो हमारी स्लीप साइकिल होती है वो पिनियल ग्लैंड से कंट्रोल होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन अकर्स, यानी कि ये एक अपना जीवन भर होता है, बड़ा बड़ा होता है, और जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो दो हिस्सों में टूट के ये दो नए इंडिविजुअल्स बना लेता है। बाइनरी फिजन किस में होती है? हमारी लीशमेनिया में। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द सोइंग ऑफ सीड्स टू द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स इज क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, यानी कि जो समय है जिसमें क्रॉप उग जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। कि भाई मानियो मुझे टमाटर उगाने हैं, लेकिन टमाटर उगने में लग रहे हैं 4 महीने, तो ये बड़ी खराब बात है, इतने में तो नुकसान हो जाएगा। कोई ऐसा तरीका चाहिए कि 2 महीने में उग जाए। तो फार्मर जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि बहुत क्वेश्चन में ही आंसर है, क्योंकि प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बियर फ्रूट्स अर्लियर, क्योंकि वो जो है जल्दी डेवलप हो जाते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है अ होमोजाइगस डोमिनेंट गिनी पिग विद ब्लैक फर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिमिलर है हमने जो पिछली वर्कशीट में किया था उससे, बस यहाँ पे एक नया शब्द है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है प्योर। ठीक है ना। तो एक प्योर ब्लैक फर वाला और एक प्योर व्हाइट फर वाला पिग जो है उनको क्रॉस ब्रीड कराया। तो जो F1 आई, द F1 जनरेशन इज क्रॉस विद इटसेल्फ, F1 को भी आपस में क्रॉस कराया। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ F2 इज एक्सपेक्टेड टू शो व्हाइट फर कोट, कितना परसेंट ऑफ F2 व्हाइट फर कोट शो करेगी, हमें ये बताना है। ओके 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 ओके, तो देखो इसको क्रॉस एक बार बना के देख लेते हैं। हम ऐसे लिखते हैं, डोमिनेंट कौन सा है? डोमिनेंट ब्लैक फर है, या दे रखा है डोमिनेंट ब्लैक फर। तो बी बी और बी बी क्रॉस होगा तो 4 ऐसे आएंगे, पहले हमने पिछली वीडियो में किया था। और फिर जब इनमें क्रॉस होगा तो एक ये आएगा, एक ये आएगा, और एक ये आएगा। तो व्हाइट फर सिर्फ इसमें शो होगा, यानी कि 1 आउट ऑफ 4 में, तो ये हो गया 25%, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन द गिवन फूड चेन, in the given food chain, suppose the amount of energy at fourth tropic level is 5 kilojoule, 10% लॉ पे है ये क्वेश्चन। what will be the energy available at the producer level? तो फोर्थ कौन सा होता है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो फोर्थ पे कितनी सपोज करिए? 5 किलो जूल। 10% के हिसाब से फ्रॉग पे कितनी होगी? यानी कि 50 है ना, तभी तो 10% कम होके आगे गई है। तो यहाँ होगी 500, तो यहाँ होगी 5000, लेकिन यूनिट्स का ध्यान देना है, 5000 जूल नहीं, 5000 किलो जूल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये किसी का डाउट भी था, मैं देख रहा था तुम में से। चलो चलो, आई एम ग्लैड अब इतनी देर में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी कि आप लोग अब सो रहे हो। ठीक है ना। देखो एग्जाम में पता है कितना ही पढ़ लो, आपको मैं एक बात बता दूं, कितना ही पढ़ लो हमेशा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और पढ़ ले, या किसी ने ये क्वेश्चन भेजा है, किसी ने ये क्वेश्चन भेजे हैं, ये कर ले। अच्छा एग्जाम कभी भी हर तरह के क्वेश्चन करने से नहीं जाता है। अच्छा एग्जाम तब जाता है, और वो भी खासकर मैं 10वीं की अगर बात करूं तो देखो, अच्छा एग्जाम तब जाता है जब एग्जाम के वक्त आप लोगों का स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो बहुत पीसफुल है और बहुत एक फुलफिलिंग है, कि जो मैंने तैयारी कर ली है वो मैं एक अच्छी तैयारी मानता हूं, और उस बेसिस पे मैं अपना बेस्ट दूंगा, भले ही नंबर कुछ भी आए।
देखो 10वीं के मार्क्स जो है सब कहते हैं कि पूरी लाइफ मैटर करते हैं, पूरी लाइफ मैटर करते हैं, पूरी लाइफ मैटर करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, नंबर मैटर करेंगे, लेकिन ये नंबर अब जो आप तैयारी करते हो ना लास्ट के 1 2 3 दिन में, इनसे ये नंबर सिर्फ 5 to 7 मार्क्स में वेरी करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले आपके भाई 40 आ रहे थे और अब आपने इतनी तैयारी कर ली पिछले 2 दिन में या एक रात पहले कि अब आपके 70 आ जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर सिर्फ 5 7 नंबर का डिफरेंस आ रहा है आपको एक रात पढ़ने से पहले, तो फिर क्या फायदा। अगर मानियो आप कह रहे हो कि सर मैंने ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करे और रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, एक रात पहले मेरे दोस्त ने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे हैं, मैं वो कर लूं तो शायद 2 3 नंबर ज्यादा आ जाए। क्या फायदा है ऐसे 2 3 नंबर का। पेपर में पता चल रहा है आपको नींद आ रही है। अगर पेपर में नींद आ रही है, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आया, आपने थोड़ा सा गजत रीड कर लिया, पूरा ही गजत हो गया। तो यहां मेरा कहने का पॉइंट क्या है, यहां मेरा पॉइंट है कि पेपर में अपना पीस ऑफ माइंड जो है वो एकदम बना के चलना है। जो आपकी तैयारी हो गई है वो बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एक सीक्रेट बताऊंगा, वो मैं अभी बता देता हूं दोबारा कि वो क्या है। पहली बार बताएंगे, अभी लास्ट में दोबारा बता देंगे। तो वो क्या है कि गायत्री मंत्र आप सब लोगों ने सुना है। गायत्री मंत्र क्या होता है? ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सर्वयं वरेण्यम। सबने सुना है गायत्री मंत्र क्या होता है। ये गायत्री मंत्र जो है ना, एक बार अपने एग्जाम से पहले सब लोग जरूर सुनिए। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर बैठ के थोड़ी सी भी नर्वसनेस आ रही है ना, थोड़े से हाथ कांप रहे हैं, थोड़ा सा जो ब्रीदिंग है वो शॉर्ट हो रही है, तो एक बार इसको जरूर इमेजिन कर लेना। इसको अपनी गाड़ी में जाते वक्त जरूर एक बार चला लेना। ये कोई रिलीजियस चीज नहीं है। मैं कोई तुम्हें ये नहीं कह रहा कि कोई रिलीजन को प्रमोट करो या भाई हम रिलीजन बता रहे हैं। यहाँ से गायत्री मंत्र कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा पावरफुल मंत्र है जो आपकी एनर्जीज को स्टेबलाइज करता है, पावरफुल बनाता है। ठीक है, तो इसको यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली इफेक्ट दिखेगा। और अगर कोई यूज करे ना और इफेक्ट दिखे, तो मुझे एक बार जरूर आके कमेंट में बताना। ठीक है, मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों ने यूज किया और आपको इफेक्ट दिखा। और मेरे कहने से एक बार सुनना जरूर, गाड़ी में जाते हुए ना एक बार जरूर इसको सुनना। चलो, rays from sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror where an object should be placed। देखो, रेज फ्रॉम सन यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पे, और कॉनकेव मिरर है, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी एट एफ। इमेज बनेगी एट एफ। और एट एफ देखो दे रखा है 15 सेंटीमीटर पे है। तो क्या बताना है? वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये कब होता है? सिर्फ एट सी पे, यानी ऑब्जेक्ट केप्ट होना चाहिए सी पे, यानी कि 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट है, नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, sorry, what is the power of the lens required to enable the person to read clearly a book held at 25 सेंटीमीटर from the eye। यानी कि इस सवाल का मतलब क्या है? एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, पास का अब ढंग से नहीं दिखाई देता, कम से कम 75 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखेगा तो दिखाई देगा। तो अब जो है क्या करे ऐसा, कितनी लेंस कितनी पावर का वो लेंस लगाए। पहली बात, कौन सा लेंस लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस। जब हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट करना है तो कॉन्वेक्स लेंस, हाइपरमेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लेंस। और क्या ऐसा करें कि क्लियरली दिख जाए? तो न्यूमेरिकल। मैंने आपके लिए पहले ही सॉल्व कर दिया जिससे कि हमारा टाइम भी थोड़ा सेव हो जाए। देखो कहाँ है ये रहा। ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम कहा? एट जो है हमारा करेक्ट पॉइंट, यानी कि एट डिजायर्ड पॉइंट कह लो, एट डिजायर्ड पॉइंट। यानी कि अगर हाइपरमेट्रोपिया ठीक करनी है तो आप वहां रखोगे जहां आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दें। पहले 25 सेंटीमीटर पे दिखाई देते थे, अब आंखें खराब हो गई, अब दूर रखने पड़ रहे हैं। तो अगर चश्मे लगा रहे हो तो चश्मे का काम क्या होना चाहिए कि 25 पे रखे भी दिखाई दे। तो अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एट 25 सेंटीमीटर, यानी एट डिजायर्ड पॉइंट।
उसकी इमेज कहां बनेगी? उसकी इमेज वहां बनेगी जहां आपकी आई देखने के लायक है। उसकी इमेज कहां बनेगी? इमेज वहां बनेगी जहां आपकी आई देखने के लायक है। लायक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लायक है यानी कि एबल है, एबल टू सी। जहां आपकी आई एबल टू सी है विदाउट लेंस। ठीक है ना? तो यानी कि इमेज हो गई -75। लेंस फॉर्मूला लगाया तो इससे हमारी फोकल लेंथ 1/f, 1/f आ गया 2/75। 1/f आ गया 2/75। हमें पता है पी कितना होता है 1/f। तो यहां हम क्या ले लेंगे, क्योंकि एफ सेंटीमीटर में है तो 100/f हो गया, जो एफ है हमारा इन सेंटीमीटर। तो आपका पी आ जाएगा 200/75। कैलकुलेट करोगे तो पी आ जाएगा +2.67 डायोप्टर। यानी कि आपकी लेंस है, जो आपकी आंख है, जो उसमें जो चश्मा लगेगा उसकी पावर अब कितनी है? 2.67 डायोप्टर। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। द कंडीशन वेयर क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउड। मिल्की एंड क्लाउड हो जाता है तो कैटरैक्ट। ठीक है, चलो। Which of the following phenomena of light are involved in the formation of a rainbow? तो रेनबो जब होता है तो क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जो है देख लो इसको। डायग्राम में क्या होता है? व्हाइट लाइट जो है वो सन से आ रही है। सबसे पहले जब वो वाटर के अंदर घुसेगी तो क्या होगा? सबसे पहले रिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद वो अपने 7 कलर्स में बटेगी यानी कि डिस्पर्शन। फिर उसके बाद अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक ही बात है। फिर जब बाहर निकलेगी तो फिर से रिफ्रैक्शन, तो फिर से रिफ्रैक्शन, और फिर ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। इस डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ है, वो क्या है कि हमेशा जो ह्यूमन आई है या जो ऑब्जर्वर है सन उसके पीछे होना चाहिए। ये अब अगर आपके पेपर में डायग्राम अब बनाओ तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना? एकदम ऑब्जर्वर के ऊपर सन होगा तो रेनबो नहीं दिखाई देगी। ऑब्जर्वर के पीछे सन होना चाहिए, बैक ऑफ मतलब सन उसके बैक में होना चाहिए, तभी सामने रेनबो दिखाई देगी। ठीक है ना? तो हो गया सबसे पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 3 चीजें होंगी। यहाँ ये नहीं पूछा किस ऑर्डर में होंगी, यहाँ ये बस पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व। तो ये 3, अगर ऑर्डर पूछा होता तो आगे एक बार रिफ्रैक्शन दोबारा होता। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट था उसमें। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल। जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतनी ही जो है वो हाई वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर कर पाएगा। यानी जो छोटे पार्टिकल होते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो ब्लू वायलेट इनको स्कैटर करा देते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा पार्टिकल आ गया तो वो रेड को भी स्कैटर करा देगा। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। जितनी वेवलेंथ ज्यादा उतना बड़ा पार्टिकल चाहिए स्कैटर कराने। ठीक है ना? द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। देखो, हम जब समुद्र को ऊपर से देखते हैं कौन से कलर का दिखाई देता है? ब्लू। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जो हमारा आसमान है वो ब्लू है। द स्काई इज ब्लू, पिंक नहीं, द स्काई इज ब्लू। तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो पानी में दिखाई देती है तो स्काई ब्लू दिखता है। लेकिन अगर हम डीप सी की बात करें तो डीप सी जो है वो हमें ब्लू क्यों दिखती है, डार्क ब्लू क्यों दिखती है? वहां तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं पहुंच रही। वो इसलिए क्योंकि वहां जो भी लाइट आप मार रहे हो, आपने मान लो फ्लैश लाइट भी जलाई तो क्या होगा? आपने व्हाइट कलर की फ्लैश लाइट जलाई, लेकिन बहुत सारे कलर उसमें क्या होंगे? स्कैटर होने लगते हैं। ठीक है ना? उसमें कलर्स क्या होंगे? स्कैटर होने लगते हैं, और स्कैटरिंग की वजह से वो हमें ब्लू वहां पे दिखाई देती है। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर क्या याद रखना है आपने? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर बात करें सी के सरफेस की, वो ब्लू क्यों दिखता है? रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर। लेकिन डीप सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। A complete circuit is left on for several minutes, causing the connecting copper wire to become hot. As the temperature of the wire increases, the electrical resistance of the wire. तो देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सिलेबस में नहीं है, और जो मैं भी कहता हूं कि ये सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आएगा।
लेकिन मेरी मजबूरी थी ये सवाल डालना, क्योंकि जो है ये सीबीएसई के एक सैंपल क्वेश्चन पेपर में था। हालांकि क्वेश्चन पेपर में सैंपल में था, लेकिन फिर भी एग्जाम में नहीं आएगा, पर मैंने डाल दिया। इसमें क्या है, वायर हीट होगी तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा सी, इंक्रीजेस। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज। ठीक है। फिर है इशिता वांट्स टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ चाहे कितनी भी बढ़ा लो, रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी। तो रेजिस्टिविटी एक फिक्स पॉइंट है और लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। A wire of resistance 15 ohm is drawn out so that its length is thrice its original length. Calculate the resistance of wire in the new situation. तो ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक वायर का रेजिस्टेंस है 15 ओम्स। अब उसकी लेंथ को हमने खींच खींच के 3 गुना कर दिया, तो उसका नया रेजिस्टेंस निकालना है, कितना होगा। तो देखो, अगर आप उसकी लेंथ को खींच रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो, तो एरिया कम हो जाएगा, वायर पतली हो जाएगी। जैसे क्ले है, क्ले को आपने ऐसे खींच के लंबा कर दिया तो एरिया आधा, लेंथ डबल तो एरिया आधा, लेंथ ट्रिपल तो एरिया 1/3। तो ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया था। देखो, लेंथ को 3 टाइम्स किया तो एरिया 1/3 हो गया। तो रेजिस्टेंस पहले था रो एल बाय ए, अब नया रेजिस्टेंस आर डैश कितना हो जाएगा, रो तो सेम है, लेंथ की जगह 3L और एरिया की जगह A/3। तो ये 3 ऊपर गया और ये हो गया रो 9L/A। ठीक है ना। तो आर डैश हो गया 9 रो L/A, यानी रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 टाइम्स। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स। अगर आपने एक वायर को खींचा कि उसकी लेंथ अब 3 टाइम्स हो गई है, तो रेजिस्टेंस हो गया 9 टाइम्स। तो पहले था 15, तो 15 का 9 टाइम्स 125। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉरी 135, 9 15 नाइन 135। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो, इन अ रेजिस्टिव सर्किट if the current is increased to 2 times the percentage change in the amount of heat dissipated। इसको एक बार दोबारा कर देते हैं कि देखो, पावर क्या होता है, VI। यहां पे क्या पूछा है, द परसेंटेज चेंज इन द हीट, अमाउंट ऑफ हीट, हीट पूछा है। ठीक है, वैसे तो पावर भी वही था, पर कोई बात नहीं। हीट होता है हमारा VIT। हमें यहाँ पे वोल्टेज की कोई बात नहीं बोली है, हमें बोला है करंट इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स। तो हम इस फॉर्मूला में से वोल्टेज को हटा देते हैं, तो ये बन गया H इज इक्वल टू I²RT। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे अब जो है हीट जो है कितनी होगी, अगर करंट जो है ट्वाइस कर दिया, अगर करंट को ट्वाइस करोगे तो हीट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ये बात समझ में आई ना। उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना स्क्वायर के। करंट को अगर 2 टाइम्स करोगे, हीट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला देखो क्या होता है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू हीट माइनस ओल्ड हीट अपॉन ओल्ड हीट इंटू 100। कोई भी परसेंटेज चेंज का यही फॉर्मूला होता है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो हो गया 4H माइनस H अपॉन H इंटू 100, यानी कि 3H अपॉन H इंटू 100, यानी कि 300%। समझ में आ गई बात। चलो आगे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स, ये भी किसी बच्चे का डाउट था, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ पावर, यानी कि 1000 वाट ऑफ पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट्स। तो फ्यूज वायर जो लगाएं वो कितने रेटिंग की लगाएं। तो देखो, अगर उसकी पावर 1000 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट, तो वो करंट कितना ड्रॉ करेगी, P इज इक्वल टू VI, यानी 1000 इज इक्वल टू 220 इंटू I। तो यहां से आप I कैलकुलेट करोगे 1000 अपॉन 220, तो ये समथिंग समथिंग आता है कुछ 4.56 एम्पियर, कुछ ऐसी वैल्यू आती है इसकी। तो यानी कि इतना करंट वो ड्रॉ करेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा करंट वो ड्रॉ करने लगे किसी वजह से, तो फिर वो खराब होने के चांस है उसके, है कि नहीं। अगर वो इससे ज्यादा करंट ड्रॉ करने लगे, मान लो जो वोल्टेज की वैल्यू है वो बिगड़ जाए, या किसी भी वजह से ये जो करंट है इसकी वैल्यू चेंज होने लगे,
तो गड़बड़ हो जाएगी, और ये गड़बड़ हो जाएगी तो हमारा सामान जो है फूक सकता है। तो इसलिए हम फ्यूज यूज करेंगे 5 एम्पियर का, इसलिए हम फ्यूज यूज करेंगे 5 एम्पियर का। समझ में आई बात? ठीक, चलो नेक्स्ट है हमारा, two bulbs of 100 watt and 40 watt are connected in series. The current through the 100 watt bulb is 1 ampere. The current through the 40 watt bulb is, तो ट्रिक क्वेश्चन है, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में करंट सेम रहता है, तो इसमें भी 1 एम्पियर ही होगा, 27 में भी 1 एम्पियर ही होगा। आगे चलते हैं, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सोलेनोइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रू। अ बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट, ट्रू। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड इज कांस्टेंट, फॉल्स। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती, आप करंट चेंज करो चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉइल्स चेंज करो चेंज हो जाएगा, आप किसी कॉइल को बड़ा या छोटा कर दो तो भी चेंज हो जाएगा। तो यानी कि ये फॉल्स है, ये करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो यानी कि आंसर करेक्ट यही है इस सवाल का। नेक्स्ट है अ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मतलब है कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अभी ऐसे मानो कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इट इट इज एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। तो फोर्स बताना है कैसे होगा। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, सबको सबके पास लेफ्ट हैंड है और इस लेफ्ट हैंड से ही फ्लेमिंग चलाना है, ये नहीं कि राइट हैंड से करने लग जाओ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड अपना लेंगे, इसमें क्या होता है हमारा थंब, फादर मदर चाइल्ड, क्या होता है हमारा फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, ऊपर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड, FMC। तो पॉजिट्रॉन जिस डायरेक्शन में है करंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, यानी करंट हो गया सामने की तरफ, ठीक है, इसको करंट हो गया हमारा सामने की तरफ, पॉजिट्रॉन सामने की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने कर दी इस तरफ, लेकिन करंट को अभी भी ऐसे ही रखना है। तो देखो क्या करंट उसी डायरेक्शन में है, बिल्कुल है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ, यानी इनटू द पेज, यानी कि इनटू द पेज। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा सही ऑप्शन। समझ में आई बात, इनटू द पेज। नेक्स्ट है विच सर्किट शोज द करेक्ट एंड सेफ पोजीशन फॉर द फ्यूज एंड स्विच। ये भी एक सैंपल पेपर का ही सवाल था, कि फ्यूज और स्विच में जो है, जो फ्यूज और स्विच है वो कहां लगने चाहिए, इनमें इन पोजीशंस में से कौन सी सबसे बेस्ट पोजीशन है, करेक्ट पोजीशन है, सेफ पोजीशन है। तो देखो जो लाइव वायर होती है ना, आपको लाइव वायर में ही फ्यूज भी लगाना चाहिए और लाइव वायर में ही स्विच भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये पीछे से 220 वोल्ट जो है कंटेन कर रही है, न्यूट्रल कितना कंटेन कर रही है, 0 वोल्ट, ये 220 वोल्ट। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना बन गया, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया, 220 वोल्ट, 220 माइनस 0 220। तो अगर आप लाइव वायर को फ्यूज भी दे दोगे और स्विच भी दे दोगे तो आप बहुत सेफ रहोगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात? चलो दैट इज ऑल, एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी और आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। अगर आपको एग्जाम से जो है मेरे इन 10 डे MCQ सीरीज से जरा सा भी फायदा हुआ तो आई विल फील वेरी हैप्पी अगर आप आके मुझे ये बताते हैं कमेंट सेक्शन में या जैसे भी, ठीक है ना। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो गायत्री मंत्र का ऑडियो है वो आप लोग जरूर एक बार सुनेंगे, और अच्छा रहेगा कि उसके साथ साथ या उसके बाद आप उसका उच्चारण भी यानी कि उसको चैंट भी करें, ठीक है ना। उससे आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी और पावर मिलेगी। चलिए, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अंटिल नेक्स्ट टाइम।